शुरू करते हैं इसके साथ ही। सवाल पहला ये रहा, ए एफ एक्स बराबर कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। तो ये बताइए कि ए का इनवर्स, अगर ए बराबर एफ एक्स हो तो ए का इनवर्स कितना होगा। ये सवाल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है सवाल को, कभी देखा है आपने, है ना, ये आप देखोगे, आपको कब देखा हुआ ये सवाल, कहीं देखा हुआ आप लोगों को याद है, कभी आपने देखा हुआ ये सवाल है, मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर ये सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। ये जो है ना, ये बड़ा कमाल का, ये मैट्रिक्स बहुत कमाल की मैट्रिक्स है। ऐसी से चीजों को आपको याद होना चाहिए कि ये बड़ी कमाल की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की सबसे खास बात पता है क्या? इस मैट्रिक्स की सबसे खास बात ये है कि ये लाम्बिक मैट्रिक्स है। लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये लाम्बिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, कैसे पता चलता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पता ऐसे चलता है कि अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करो, अगर आप ए इंटू ए का ट्रांसपोज करो तो देखो क्या आता है। ये आ जाएगा आपका कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो यह आ जाएगा cos x sin x, ट्रांसपोज कर रहा हूं 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। और अब जब दोनों की गुणा करोगे, गुणा करके देखो क्या आता है। गुणा करने पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 0, जिसका मान हो गया 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इससे गुणा करोगे ये आ जाएगा माइनस का cos x sin x प्लस का cos x sin x, कट गया 0 आ गया, फिर 0। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आपको यही मिलेगा 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 0 0 0 1, आपको इकाई मैट्रिक्स मिलेगी। अगर a इंटू ए का ट्रांसपोज करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है तो ये मैट्रिक्स एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है इस बात का कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये दो मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है उसका ट्रांसपोज के साथ गुणा करने पर आई बनता है तो उसे ऑर्थोगोनल या लाम्बिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती, इससे आगे भी है। लाम्बिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स लाम्बिक है, यदि ए लाम्बिक मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स में एक और कमाल की बात होती है। लाम्बिक मैट्रिक्स में उसका इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। उसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी उसका ट्रांसपोज निकालो चाहे उसका इनवर्स निकालो, ये बराबर होता है इन केस ऑफ लाम्बिक मैट्रिक्स। लाम्बिक मैट्रिक्स के केस में ट्रांसपोज और उसका इनवर्स एक ही मैट्रिक्स होता है, जो कि आप यहां पे भी देख सकते हो। ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा किया, आई बन गया। और जब कभी भी आई बनाता है इसका मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स है। आई आया ना, आई आने का मतलब इनवर्स है, तो ए का ट्रांसपोज कौन हुआ? ए का ट्रांसपोज इसका इनवर्स हुआ। तो ए इनवर्स कौन है? कुछ और नहीं बल्कि ए का ट्रांसपोज ही है। बस खाली ट्रांसपोज करो, वो ए का इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपका ए का इनवर्स आ गया, cos x sin x 0 ये इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये इनवर्स आ गया। लेकिन अभी भी देखो ऑप्शन में तो कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि ऑप्शन का आंसर एफ में लिखा हुआ है। आंसर एफ में लिखा हुआ है, तो गौर करो क्या होगा। आपको एफ की जगह अगर मैं माइनस रख दूं, एफ की जगह माइनस एक्स रख दूं, तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 0, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा 0 0, यानी ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, है ना। ये कुछ और नहीं बल्कि एफ माइनस एक्स है। एफ में माइनस
एक्स रखने पर यही मैट्रिक्स आएगी। तो ए का इनवर्स कौन हुआ? एफ माइनस एक्स हुआ। वैसे तो एफ माइनस एक्स नहीं हुआ, वैसे तो हुआ है कि ये लाम्बिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए का इनवर्स ए का ट्रांसपोज है। एक्चुअली था तो ए का ट्रांसपोज था, लेकिन अब ए का ट्रांसपोज ए से ही जुड़ा हुआ है, बस माइनस एक्स रख दो, ए का ट्रांसपोज बन रहा है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एफ माइनस एक्स ही है। तो इस मैट्रिक्स का खा सकेगा। और एक कमाल की बात बता देता हूँ इस मैट्रिक्स के बारे में। इस मैट्रिक्स में एक और सुंदर चीज है, अगर इसमें आप यहाँ पे एक्स रखा हुआ है, वहां पे एक्स रखो, फिर इसी में वाई रख दो, एफ वाई बना दो, और दोनों मैट्रिक्सों की गुणा कर दो, तो ऐसा करने पर आपको ये मैट्रिक्स एफ एक्स प्लस वाई प्राप्त हो जाएगी। ये और इसके अंदर एक काम की चीज है जो कभी ना कभी आगे किसी न किसी सवाल में आपसे पूछ लेगा। इस मैट्रिक की एक खूबसूरत चीज ये और है, जैसे इसमें एक्स लिखा हुआ है, इसमें सेम जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां वाई लिख दो, और दोनों मैट्रिक्स की गुणा करो, देखो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये और एक कमाल की चीज है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो इस मैट्रिक्स को भूलना मत, बड़ी अद्भुत मैट्रिक्स है, ये खास है, इससे जुड़े रहिए। सवाल आ जाओ, सारणी का मान निकालिए। सारणी का मान कितना होगा? ऐसे सवालों को एक तो आप करते हो गुणधर्म की सहायता से, एक जो हमने बताया हुआ है कि गुणधर्म छोड़ो, कोई ना कोई मान रख के सॉल्व कर लो, है ना, कोई ना कोई मान रख के सॉल्व कर लो, तो थोड़ा आसान पड़ता है ना। देखो गुणधर्म से तो हो ही जाएगा, वो तो आप ही जानते हो, गुणधर्म से हो जाएगा। जुगाड़ से करोगे तो इन केसों में हमें जुगाड़ ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन जुगाड़ जीरो और वो मत ऐसे रखो, कुछ थोड़ा सा टफ रखना, ताकि ऑप्शन भी ना टकराए और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से बचे ना, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बचने के चक्कर में फिर हम बहुत छोटे छोटे मान रख देते हैं, 1 1 1 रख दिया, कई होते हैं 1 1 1 रख देते हैं, 1 1 1 रख दोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ऐसे आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे जो जीरो आ रहे हैं, वो बिना मतलब में अटक जाएगा। तो ऐसा कोई मान मत रखिएगा जिसे ऑप्शन टकराए, मतलब वही उत्तर ऑप्शन में दो दो में आ रहा है, अब दो दो में आ रहा है तो किसको सही बोलोगे, तो वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो कुछ थोड़ा सा जटिल मान रखिएगा, जैसे 0 1 2 2 तक जाइएगा, या फिर आप चाहो तो 1 2 3 कर सकते हो। 3 थोड़ा बड़ा लगता है इसलिए -1 +1 2 कर लो, 0 1 2 कर लो। 0 1 2 मेरे ख्याल से यहाँ ठीक काम करेगा। 0 का जो फायदा है कम कैलकुलेशन का वो भी मिल जाएगा। 0 1 2 यहाँ हो जाएगा 0 1 8। प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 6। अब देखो कौन आपको 6 दे रहा है, क्या ये 6 दे रहा है? x माइनस वाई 0 -1 -1 y माइनस जेड -1 z माइनस एक्स 2 x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3, ये 3 आ गया, ये प्लस का 6 आ गया। आंसर तो इससे आ चुका है, लेकिन क्या कोई और ऑप्शन टकरा रहा है? मेरे ख्याल से नहीं टकराएगा, और कोई ऑप्शन नहीं टकराएगा। तो ये हो गया, है ना, कोई और ऑप्शन नहीं टकराएगा, क्योंकि इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा। देखो इसमें तो आपको 0 मिल जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें यहाँ रखोगे यहीं ज्यादा आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 5 5, इससे आ जाएगा, और इससे भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये भी 6 तो नहीं बनाएगा, कट। इसमें भी अगर हम ट्राई करें तो -1 और ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1 -1 आ जाएगा, जो कि आपका माइनस का 2 दे देगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बी भी कट, ए सही हो गया। ठीक है, अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं सवालों में, इस सवाल में अगर मैन तरीके से जाओगे तो ये लंबा जाएगा, मैन तरीके से जाएंगे तो ये लंबा जाएगा। जुगाड़ ही इनका एकमात्र बढ़िया तरीका है। पहली बात तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है गुणधर्म कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं। कई सवाल ऐसे भी आएंगे अटपटे जिनके गुणधर्म छुपे हुए होते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या लगाऊं, कहां से शुरू करूं। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये काम बढ़िया करता है, बस थोड़े ढंग से XYZ चूज कर लो, फिर ये आपका काम कर जाता है। ठीक है, अब गुणधर्म के साथ जाते हो
तो आपको R1 माइनस R2 वैसे खेलना पड़ेगा अगर मैन मेथड से जाते हो तो। अगर मुख्य तरीका अपनाते हो तो पहले हम C1 माइनस C2 कर देते हैं, फिर C2 माइनस C3 कर दो, C1 माइनस C2 करने पर ये हो गया 0, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये 0, ये हो गया y माइनस जेड, ये हो गया y क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 z जेड क्यूब। कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, दूसरे कॉलम में से y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लेने पर, ऐसा करने पर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया 0 1, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और 1 जेड जेड क्यूब। चाहो तो एक बार और नियम लगा सकते हो और विस्तार करना चाहो तो विस्तार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ विस्तार करना चाहो तो विस्तार कर सकते हो, विस्तार करने पर आपका होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, वो तो है ही भाई, मेन तरीका है, थोड़ा लंबा तो जाएगा ही, लेकिन इनमें जुगाड़ बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। आ जाओ, ए और बी सममित मैट्रिक्स है, ए और बी सममित मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो बताइए निम्न में से कौन है जो विषम सममित है, कौन है जो विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कौन सी है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये वैसे डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होगा आपको, अगर ए सिमेट्रिक है बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चाहो चेक करना चाहो तो आओ चेक कराते, करना चाहिए प्रूफ है ना। अभी आप लोगों के पास टाइम है, कोशिश करो कि आप लगभग सवालों के प्रूफ से होते हुए जाओ। देखो प्रूफ से गणित बहुत अच्छी होती है आपकी, क्योंकि बिना प्रूफ किए अब आपको काम चल जाता है, बिल्कुल काम चल जाता है, बिना काम चल जाता है। आप प्रूफ नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझ जो है ना वो बनती नहीं है। समझ है ना, वही तो कहते हैं ना, शॉर्टकट से समझ नहीं बन सकती, शॉर्टकट से बस शॉर्टकट हो सकता है, समझ नहीं, अक्कल नहीं बढ़ती। अक्कल तो थपेड़े खाने से ही बढ़ती है। तो ये थपेड़े प्रूफ वाले ही हैं, जिसमें थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा पसीना बहाओगे तो टिकेगा, है ना। इसके छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल याद आया मुझे कि बहुत आसान चीजें टिकती नहीं है, बड़ी प्यारी बात थी वो, प्यार से कि बहुत आसान चीजें नहीं टिकती। फॉर एग्जाम्पल आप रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सिंप्लीफाई करके समझाते हैं ना वो लोग, कितनी रील्स याद रहती है आपको, कितनी रील्स याद रहती है, बहुत सिंपल करके समझाते हैं ना। कोई भी रील आप देखते हैं, उस रील के अंदर वो एकदम सिंपल करके समझाता है, अगर कोई भी आइडिया है तो एकदम सिंपल कर देता है, लेकिन कितना याद रहता है आपको, चौथी रील या पांचवी रील तक आते आते पहली रील भूल जाते हो आप। इतनी सरल, क्योंकि सरल पचता नहीं है, सरल की दिक्कत है कि सरल पचता नहीं है। तो जहां तक मेहनत नहीं लगती ना अंदर, जब तक चीजों के अंदर मेहनत नहीं जाती तब तक वो टिकती नहीं है। दिक्कत ये है, नहीं कर लो, वरना तो लोग रील से ही पढ़ लेते, लेकिन वो टिकता नहीं है। ए की पावर ट्रांसपोज बराबर ए बी, इसीलिए मेहनत ऐड करो, जितनी मेहनत ऐड करोगे उतना फिर शिकायत नहीं होगी कि सर भूल गए थे, नहीं भूलोगे। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है। अगर वापस यही आ गया तो सममित है, माइनस के साथ आया तो विषम सममित है। तो ट्रांसपोज को अलग अलग कर दो, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया। अब इसे करेंगे अलग अलग तो क्रम बदल जाता है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, मान रख दो, बी ए का मान कितना है, बी का ट्रांसपोज की जगह बी आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज की जगह ए आ गया, ए के ट्रांसपोज की जगह ए आ गया, बी के ट्रांसपोज की जगह बी आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या आया, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए वापस आ गया, जी हाँ वापस आ गया, सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया, विद माइनस आया, हाँ विद माइनस आया, सेम टू सेम आया लेकिन विद माइनस आया, तो क्या हुआ, विषम सममित, इसलिए विषम सममित। अब देखो, अब प्रूफ कर लिया, अब इसकी उम्र और बढ़ गई, डायरेक्ट भी याद हो सकता है, अब डायरेक्ट याद करो, एक बार प्रूफ करो फिर डायरेक्ट याद करो, अब देखो अब टिकेगा, क्यों, अब आपको ये पता है कि ये बना कैसे,
वो चीज लंबे समय चलती है बजाय सीधी रटी हुई। अगला सवाल, ए की कोटि 3 है, ए के सारणिक का मान 4 है, बी बराबर है एडजॉइंट ए, सी बराबर 2a है, एडजॉइंट बी बटा सी का, एडजॉइंट बी की सारणिक का मान बटा सी के सारणिक के मान का अनुपात कितना होगा? बढ़िया सवाल है, ये सवाल अच्छा लगा। ये बढ़िया लगा, थोड़ा सा नया प्रकार का सवाल है। एडजॉइंट पे एडजॉइंट डालने की कोशिश की है, सारणी का मान डालने की कोशिश की है। याद करो कि आप इस तक कैसे पहुंचोगे। बड़ा ही प्यारा, बहुत ही शानदार सवाल है। अगर आप लोग कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आ जाओ मेरे साथ। आओ मैं बताता हूं, देखो सुंदर है कैसे। ए की सारणी का मान आपको 4 दिया है, ए की सारणी का मान 4 है और क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है वो एडजॉइंट ए के बराबर है। बी बराबर है एडजॉइंट ए, सही है, ठीक है। अगर बी एडजॉइंट ए के बराबर है तो बी की सारणिक का मान एडजॉइंट ए की सारणिक के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो सारणिक का मान भी बराबर होगा। बराबर है तो सारणिक का मान भी बराबर होगा। और किसी भी, अब ध्यान से, किसी भी एडजॉइंट के सारणिक का मान, किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स के सारणिक का मान उस मैट्रिक्स ए के सारणिक की मान की पावर n-1 के बराबर होता है। होता है नहीं होता? फॉर्मूला है, किसी भी एडजॉइंट का मान, एडजॉइंट की सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के एडजॉइंट का मान के सारणिक का मान उसी सारणिक के ए के सारणिक की पावर n-1 के बराबर होता है। n है कोटि, जो कि यहाँ पे 3 बताई हुई है, तो n का मान 3 हो गया। तो b के सारणिक का मान हमें मिल गया, b की सारणिक का मान मिल गया, वो a की सारणिक के मान के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि n का मान 3 है, 3 - 1, और a के सारणिक का मान 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो b के सारणिक का मान मिल गया हमें 16, b की सारणिक का मान हमें 16 मिल गया। अब चलते हैं आगे सवाल में। एडजॉइंट b की सारणिक बटा c की सारणिक का मान पूछा है, ठीक है। एडजॉइंट b की सारणिक बटा एडजॉइंट c की सारणिक, एडजॉइंट किसी का भी हो उसके सारणिक का मान उस मैट्रिक्स की सारणिक के मान की पावर n-1 के बराबर होता है। यही था, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, अभी बात करके आए इसकी, कि एडजॉइंट b का सारणिक का मान होगा b के सारणिक के मान की n-1 पावर के। तो ये हो गया b की पावर 2, क्योंकि n का मान 3 है, बटा c के सारणिक। b के सारणिक का मान 16 दिया हुआ है, ये 16 का स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं c की सारणिक का मान। c के बारे में कुछ दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, c बराबर है 2a, c बराबर 2a, c की जगह 2a रख दिया। 2 बाहर आ जाएगा, आएगा, लेकिन सारणिक से बाहर आ रहा है। सारणिक से जब कोई बाहर आता है तो उसकी पावर n हो जाती है, तो ये 2 की पावर 3 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 बाहर आएगा, है ना। सारणिक से जब कोई नंबर बाहर आता है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या k a है और उसके सारणिक का मान है, वो सारणिक से बाहर आ रहा है, तो k की पावर n हो जाता है बाहर आने पर। a के सारणिक का मान हमें पता है कितना है, 4 है, वो 4 रख दो। 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 8। तो क्या शानदार सवाल है, खतरनाक सवाल था, खूब इस्तेमाल किया सारणिक के मान का बंदे ने, है ना, खूब उठा पटक कर करके मान यूज किया है। सारणिक का मान का बेहतर सवाल, शानदार सवाल, कितना घुमा घुमा के भांति भांति से सारणिक का मान का यूज करवाया। सही है, बढ़िया। पढ़ जाएं आगे, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका सवाल। अगर a और b वर्ग मैट्रिक्स है, ए बी बराबर a है, बी ए बराबर b है, ये सवाल तो आपने देखा हुआ है। जब a b बराबर a होता है, शाबाश, इसका क्या होगा?
याद करो उसको। इस टाइप का सवाल आपने देखा हुआ है, इसकी मैंने खूब तारीफ की हुई है। ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, इस सवाल में क्या आता है? बिल्कुल इन सवालों में जिनमें ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी होता है, ए बी बराबर ए तथा बी ए बराबर बी होता है, इन सवालों में स्क्वायर वापस उसी के बराबर आ जाता है। ए स्क्वायर बराबर ए व बी स्क्वायर बराबर बी। ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी, ये इन सवालों की खास बात है ना। इन सवालों की खास बात होती है, याद रखिएगा ये बात। अब ये सवाल हम पहले भी कर चुके, दोबारा भी आ गया, ये आएगा और भी आएगा, आने वाले भविष्य में भी आपको दिखेगा। सवाल को बदल बदल के इसी चीज का इस्तेमाल वो अलग अलग तरीके से सवाल बना बना के पूछेगा। ए बी बराबर ए और बी मैट्रिक्स गुणा करती है तो ए आ रहा है, बी गुणा ए कर रहे हो तो बी आ रहा है। ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो उसका उत्तर यही होता है, ए स्क्वायर बराबर ए, बी स्क्वायर बराबर बी। व्युत्पन्न करना चाहो एक बार जरूर कर लो, एक बार व्युत्पत्ति कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली बार याद कर लो, एक बार व्युत्पत्ति, अगली बार याद, फिर दोबारा बार बार व्युत्पत्ति कर नहीं सकते, है ना। वैसे एक बार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर कर लेता हूं, मैं भूल गया। ए बी बराबर ए, तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, बी का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, बी का मान उठाया, बी का मान बी ए, फिर ये हो गया आपका ए बी, ए बी को साथ में रखेंगे, ए को पीछे रखेंगे, फिर ए बी की जगह ए रखेंगे बराबर ए, जिससे आपके पास ए स्क्वायर बराबर ए आ जाएगा। देखो व्युत्पत्ति कितनी अच्छी है इसकी, इसका प्रूफ कर चुके हम, पहले भी कर चुके। पहले एक सवाल आया था जिसमें हमने प्रूफ किया था, ये तो मैं दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे इसका प्रूफ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें है ना थोड़ा सा तिकड़म बाजियां होती है कि यहाँ पे ये बदल दो, फिर इसमें ये बदल दो, ये चीज बहुत सुंदर लगती है। ए बी बराबर ए, फिर बी की जगह बी ए रखा, फिर ए बी को साथ करके ए बी बराबर ए रखा, तो ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी, ये पॉइंट बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ए स्क्वायर बराबर ए हो जाता है। अगला सवाल, अगर एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पद है, एक्स वाई जेड एक समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवां पद है, यानी पीवा पद एक्स है, एक समांतर श्रेणी है, उसका पीवा पद एक्स है, क्यूवा पद वाई है और आरवां पद जेड है। ये है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी प्लस सारणिक। तो बताओ इस सारणिक का मान कितना होगा? पता, इनका आंसर जीरो आता है, इनका आंसर जीरो आता है। आप लोग ट्राई करिएगा, ज्यादातर आप देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत प्यारी चीज है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, एक अलग से ना, जैसे शिवजी भगवान की तीसरी आंख बनती है ना, वैसे तीसरी आंख आपके दिमाग में बनने लग जाती है। इनके आंसर जीरो आते, इनके आंसर जीरो आते हैं। आप चाहे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी ये समांतर श्रेणी में बनती है ना, इनमें जिनमें समांतर श्रेणी बनती है, इनका उत्तर कहीं ना कहीं कटकुटा के जीरो आ जाता है, कटकुटा के जीरो ही आता है इनका आंसर। अभी किया नहीं है और कुछ नहीं किया, लेकिन इस टाइप के सवालों का जो अनुभव रहा है उससे ये कंफर्म है कि ये लास्ट में खत्म होके जीरो आंसर देते हैं। अभी देखते हैं, देखो पीवा पद तो ये हो गया a प्लस पी माइनस वन बराबर एक्स इंटू डी बराबर एक्स। ठीक है, दूसरा है क्यूवा पद a प्लस क्यू माइनस वन वाई, ए प्लस आर माइनस वन डी बराबर जेड। ये मान जब आप यहां रखेंगे, x की जगह x का मान p क्यू आर, x का मान हो गया हमारा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी,
ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, 1 1 1। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम, इसे आप दो भागों में तोड़ते हैं, इसे दो सारणिकों में तोड़ते हैं। पी क्यू आर पहले वाला पद इसमें ले लिया, दूसरे वाला पद इसमें ले लिया। हो गया। अब इसके बाद होता है, हाँ बिल्कुल, इसके बाद आ जाओ, ये देखो, इसमें से आप ए कॉमन लोगे, दो कॉलम सेम होंगे, ये जीरो हो जाएगा। यहां से आप ए कॉमन लोगे, ऑब्वियसली बात लोगे, कॉलम में कॉमन है, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेते ही आपका C1 बराबर C2 बराबर C3 हो गया, ये जीरो आ गया, खत्म, इसका पीछा छूटा। इसमें से आपका डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन लेते ही, अभी रुको, अभी और टूटेगा, और टूट के फिर जीरो आएगा। गुणधर्म लगा के जीरो करना चाहो तो गुणधर्म लगा के कर सकते हो, और वरना एक मौका और देना चाहो उसको तोड़ने का तो एक बार और तोड़ लो। एक बार और तोड़ोगे तो बीच वाले पंक्ति को फिर से तोड़ने पर पी क्यू आर पी क्यू आर, दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम है, माइनस कॉमन लेते ही दो कॉलम सेम है, 0 प्लस 0। अब समझ में आया जीरो क्यों आता है इनमें? इनमें हमेशा यही होता है, लास्ट में टूट टूटा के सब कुछ सेम सेम होके जीरो जाते हैं। सही है, ये इसकी खास बात है। ये मैंने पहले बताया ना कि इसका विश्वास, ये अपने आप में एक गुण है ना, वो डेवलप हो जाएगा, आप पकड़ने लग जाओगे ये कि ये तो सवाल वही है यार, ऐसा तो पहले किया हुआ है, इसमें सब कुछ कट जाते हैं, लास्ट में जीरो आ जाते हैं। ये चीजें आपको याद आने लग जाएगी धीरे धीरे, जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना, आप पैटर्न पकड़ने लग जाते हैं सवाल का। ये तो समांतर श्रेणी वाला आ गया, इसमें तो यही होता है, हमेशा अलग अलग हो जाते हैं, फिर सब कुछ कॉमन आ जाता, दो दो कॉलम सेम बन जाते हैं, सब कट कुटा के जीरो हो जाता है। ये आ गया आंसर। None of these। अगला, ए मैट्रिक्स 3 गुणा 3 की है, के ए किसके बराबर होगा? अरे वाह, सिंपल सवाल पूछा, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। के ए की सारणी का मान कितना होगा? तो सीधा के बाहर आएगा, कितनी पावर आएगी? 3 पावर आएगी, के क्यूब इंटू ए के सारणिक, डायरेक्ट फॉर्मूला। के बाहर नहीं आएगा, के क्यूब बाहर आएगा, क्योंकि ये सारणिक है, और सारणिक से संख्या जब बाहर आती है पावर में आती है, ठीक है। अगला सवाल, अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, जिसका मतलब है ए इनवर्स संभव है, व्युत्क्रमणीय है मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, तो बताओ अल्फा और बीटा का मान कितना होगा? अल्फा और बीटा, ये जो बीच में मैट्रिक्स में डले पड़े, इनका मान कितना होगा? व्युत्क्रमणीय कब होता है? कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कब बनता है? जब उसके सारणिक का मान जीरो नहीं होता, जब उसके सारणिक का मान जीरो नहीं होता, क्योंकि सारणिक का मान जीरो होगा तो इनवर्स हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इनवर्स हो ही नहीं सकता, तो सारणिक का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? आ जाओ, फॉर्मूला याद रखो जिससे क्यों का जवाब मिल जाएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा होता है एडजॉइंट ए बटा ए की सारणिक, तो अगर ए की सारणिक जीरो हुई तो जीरो का भाग लगेगा, और जीरो का भाग लगेगा तो ए इनवर्स हो ही नहीं सकता, तो इसके होने के लिए इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, इसके होने के लिए इसका जीरो न होना जरूरी है। तो
शर्त लगा दो कि भाई ए की सारणी का मान, अगर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स दी हुई है कि व्युत्क्रमणीय है, मतलब ए की सारणी का मान 0 नहीं है। सारणी का मान निकालो, अल्फा गुणा करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 3 बीटा, 12 माइनस 3 बीटा माइनस 1, अब रख के देखो कौन सा है जो 0 नहीं दे रहा, वो उत्तर है। जो 0 नहीं दे रहा वो उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या 0 दे रहा है? 0 देगा वो उत्तर नहीं होगा, जो 0 नहीं देगा वो उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए ट्राई करने पर अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर 6, क्या ये काम कर रहा है? ये रखूंगा तो ये आ गया 4 माइनस 3 से 3 कट गया, ये आ गया 6, बीटा का मान 6 माइनस 4, 0 दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है, कट। ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन ट्राई करें। बी ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 4, अल्फा 1 बीटा 4, क्या ये काम करेगा? 12 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 4, ये भी 0 दे रहा है, मतलब ये भी काम नहीं करेगा। जो 0 नहीं देगा वो काम करेगा। तीसरा ऑप्शन सी, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 5। अल्फा का मान 1 रखने पर ये 12 आ गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 19 हो गया। ये 0 नहीं आया क्योंकि ये आएगा 12 5 17 माइनस 19 माइनस का 2 जो कि 0 नहीं है। बस मिल गया, यही है आंसर जो 0 नहीं दे रहा है। अल्फा बराबर 1/3 और 1/4, ये ट्राई करें। ये आ जाएगा 4 4 कट जाएगा, ये यहाँ पे ये ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी 0 देगा, तो ये भी गलत है। जो 0 देगा वो तो गलत है ही, जो 0 देगा वो तो गलत है ही, क्योंकि 0 सारणी का मान 0 आएगा, मतलब इन्वर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, सवाल को थोड़ा सा उल्टा बनाया गया, बड़ा शानदार बनाया गया। क्योंकि क्या होता है, हमेशा बनाता क्या है कि ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो बच्चा क्या करता है, सारणी का मान 0 करके वो निकाल लेता है जिससे 0 आता है। ये सवाल बहुत ट्रैप है, लग रहा होगा आसान है क्योंकि हम दोनों मिलके कर रहे हैं ना, इसलिए आसान लग रहा है। एक्चुअली सवाल ट्रैप था। बच्चा क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय साउंड एक जैसा ही करता है, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय साउंड एक जैसा होता है, तो उसे लगता है अव्युत्क्रमणीय, उसी से चलता है। वो उसे ही दिमाग में आता है कि सारणी का मान 0 पूछा है, तो सारणी का मान 0 करेगा, पहला ऑप्शन 0 देगा, वो वहीं टिक कर देगा, काम हो जाएगा। जबकि वो देखेगा ही नहीं कि व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय, यहाँ पे व्युत्क्रमणीय पूछा है। तो सवाल अपने आप में बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है ना। ये तो हम साथ में कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है, वरना साइकोलॉजिकल ट्रैप है। क्योंकि बच्चा करता ही यही है, उसे सारणी का मान 0 ही दिखता है हर बात का, कुछ भी हो सारणी का मान 0, कुछ भी हो सारणी का मान 0। तो सारणी का मान 0 जल्दबाजी में करेगा, पहला ऑप्शन काम कर जाएगा, हो गया। अगला सवाल, ये सवाल है पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी है। पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी है, तो बताओ पी की कितनी पावर की जाए कि बराबर आ जाए आई माइनस 8 पी के बराबर आ जाए। पी की कौन सी पावर 5 आई माइनस 8 पी के बराबर होगी। पी की कितनी पावर करने पर 5 आई माइनस 8 पी होगा। बढ़िया, इसका उत्तर याद है कि उसका उत्तर 6 आता है। इसका उत्तर 6 आता है। कैसे आता है वो करते हैं। जो पहले p की पावर 4 निकालते हैं, p की पावर 2 इंटू पी की पावर 2 करते हैं, यानी p की पावर 4 करते हैं। p की पावर 2 इंटू पी की पावर 2, p की पावर 2 का मतलब क्या है, i माइनस पी।
ये हो गया आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी, ब्रैकेट खोलोगे आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर वापस आई आएगा, आई इंटू पी पी आएगा, पी इंटू आई पी आएगा, पी इंटू पी पी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ गया आई माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान रख दो, पी स्क्वायर का मान रख दो, पी स्क्वायर बराबर है आई माइनस पी, तो पी स्क्वायर की जगह आई माइनस पी रखने पर आई माइनस 2p प्लस आई माइनस पी, तो ये बन गया 2i माइनस 3p, ये p की पावर 4 आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं, p की पावर 6 पे चलते हैं, p की पावर 6 हो जाएगा 4 पावर इंटू 2 पावर, p की पावर 4 का मान हम निकाल चुके हैं, 2i माइनस 3p आ चुका है, p स्क्वायर का मान पहले से ही आया हुआ है i माइनस पी के बराबर, p की पावर 4 का मान रख दिया और p की पावर 2 का मान रख दिया, ब्रैकेट खोला तो ये हो गया 2i इंटू 2p इंटू 3p माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर, तो ये हुआ 2i, ये हुआ 5p, 3p स्क्वायर का मान i माइनस पी, सॉल्व करने पर 3 2 5i माइनस 8p, 5i माइनस 8p चाहिए, ठीक है, कितनी पावर पे आया, 6 पावर पे, तो n बराबर 6 पे ऐसा हुआ है। छह पावर पे ऐसा हुआ है। ठीक है, पढ़ जाएं आगे। अगला सवाल, ये समीकरण निकाय है, ये कौन सी स्थिति में, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का, तो इनमें से कोई नहीं का, क्योंकि कोई भी समीकरण निकाय तीन में से जरूर होता है, तीन में से एक जरूर होता है, चाहे तो वो कोई हल नहीं हो, चाहे वो अनंत हल हो, चाहे वो अद्वितीय हल हो, इसका मतलब नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, ये तो एटलीस्ट कट ही गया, क्योंकि तीन स्थिति में से कुछ तो आएगा ही आएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले डेल्टा निकालो, मतलब ए के सारणिक का मान निकालो, ए के सारणिक का मान निकालो, देखो क्या वो जीरो आ रहा है, क्या डेल्टा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये हो गया 1 2 3, दूसरा है 2 1 3, 1 1 2, दो माइनस 3, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो खत्म, यूनिक सॉल्यूशन तो खत्म, डेल्टा जीरो आ गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कट, डेल्टा जीरो आ गया इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। डेल्टा वन बनाते हैं एक्स वाला, एक्स वाली सारणिक, एक्स वाले कॉलम को हटा दो और बराबर वाला कॉलम डाल दो, एक्स वाले को हटा दो और बराबर वाला कॉलम डाल दो, 1 2 3, और बाकी वाई और जेड का जैसा है वैसा डाल दो, 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2। थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स वाला हटाया है और एक्स वाले की जगह बराबर वाला डाल दिया, क्योंकि डेल्टा वन में यही होता है, डेल्टा वन के केस में यही होता है, ये जो बराबर वाला है उसको एक्स की जगह आप डाल देते हो, डेल्टा टू के केस में वाई वाले की जगह बी को डाल देते हो, और डेल्टा थ्री के केस में जेड वाले की जगह बी को डाल देते हो, बी का मतलब बराबर वाला, बी का मतलब ये वाला, बी फॉर बराबर कह सकते हो। दो माइनस 3,
2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 9 5, 6। तो डेल्टा 1 जीरो नहीं आया। अगर डेल्टा 0 आता है और बचे हुए तीनों में से कोई भी एक बच गया तो फिर नो सॉल्यूशन। यही नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि डेल्टा 0 आया इसका मतलब नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डेल्टा 0 आया इसका मतलब नो सॉल्यूशन है ना। जब डेल्टा 0 आया है इसका मतलब या तो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसे पुख्ता करने के लिए फिर आगे जाना पड़ेगा। आगे जाके अगर सारे बचे हुए सारे, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अब सारे 0 आ जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उनमें से एक भी बच जाता है नो सॉल्यूशन। एक बच गया नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसमें कोई भी गलती करोगे तो सारा कैलकुलेशन का सवाल है, खाली कैलकुलेट करना था आपको बस। ठीक है। अगला सवाल ये रहा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i बराबर a है, तो k का मान बताइए। ये है आपका ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i। इनको एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i बराबर 0, है ना। ए को एक तरफ कर लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i बराबर 0। अब हमें ए स्क्वायर का मान चाहिए तो ए को ए से गुणा कर लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -3 के, दस आई बराबर 0 मैट्रिक्स। पहला अवयव ले लो। पहले में तो k का मान आएगा नहीं, दूसरा लो। दूसरा ये रहा -3 माइनस के माइनस माइनस प्लस 5 या 15, 10 इंटू 0 0 बराबर 0, 3 के बराबर 12, के बराबर -12 बटा -3 यानी 4, के बराबर 4। अच्छा, क्या के कोई और मान भी है? नहीं, एक ही मान आएगा, के बराबर 4। ए को इधर ले आया ना मैं, ए को मैं इस तरफ ले आया ताकि 5a हो जाए। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i कर दिया मैंने और के का मान निकाला। अब हम एक बार चेक करते हैं कि और किसी से और के मान तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि और के का मान अलग अलग नहीं आ सकता। के का मान और के का मान अलग अलग आएगा तो फिर हम कहेंगे के का मान विद्यमान ही नहीं है। अब जैसे मैंने सेकंड वाले से निकाला है, वो दे रहा है 4। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि बचे हुए सवाल से भी यही उत्तर आना चाहिए। अगर उनसे अलग आया तो फिर हम के मान को गलत मानेंगे। 2 + 2 के
2 प्लस 2 के माइनस 10 और ये 0 हो गया बराबर 0, ठीक है। 2 के माइनस 8 बराबर 0, के बराबर 4, ठीक है, डन। इसने भी सही दिया। अब एक से और ट्राई करना है, एक बंदे से और ट्राई करना है, वो है लास्ट वाला। कहीं इसने गलत दे दिया या अलग दे दिया तो मान्य नहीं होगा। ये और ये 10, तो ये हो गया -6 k² -6 + k² -5k + 10 बराबर 0। लास्ट वाले को चल रहा हूं मैं ना, लास्ट वाले को। लास्ट वाला है -6 + k², 5 दूनी -5k + 10। ये आ गया आपका k², 5k + 4 बराबर 0। इससे आ गया k-1 k-4, जिससे k बराबर आया 1 और k बराबर 4। लेकिन एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि k बराबर 1 पर 4 तो सब में आ गया, ठीक है, तो वो तो माना जाएगा। 4 एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक जो है उससे केवल ये चौथी वाली लाइन संतुष्ट होगी, ऊपर वाली ना तो दूसरी और ना ही तीसरी। ये k बराबर 1 से संतुष्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए k बराबर 1 उत्तर नहीं हो सकता। k बराबर 1 सिर्फ चौथे के लिए आया है, सिर्फ चौथे के लिए आया, सबके लिए नहीं आया, इसलिए एक आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ केवल 4 एक आंसर होगा, वरना नहीं होगा। ट्राई कर सकते हो, रख के देख लो, k बराबर 1 रख के देखो, देखो पहले वाला मैच करता है क्या? नहीं मैच करेगा। k बराबर 1 रख के देखो, -3 -3 माइनस का 6, ये कितना हो गया? प्लस का 8 प्लस का 2, और ये कितना हुआ? प्लस का 2 और 0, यहाँ 2 आएगा, 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब k बराबर 1 जो है वो उत्तर नहीं हो सकता। ये सिर्फ चौथे चौथे से आया है, और 1 से आया वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो बराबर है, बराबर तो सबको संतुष्ट करना चाहिए, सबको नहीं कर रहा। k बराबर 1, k बराबर 1 केवल चौथे को संतुष्ट करता है, इसलिए k बराबर 1 उत्तर नहीं हो सकता, सिर्फ 4 उत्तर होगा। और सवाल में ये लिखा हुआ है इस हिसाब से, ये कह रहा है एंड, हाँ 4 एंड नॉट 1, ठीक है भाई, बिल्कुल 4 होगा परंतु 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ चौथे वाले अवयव के लिए काम कर रहा है, बाकी सबके लिए काम नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं चल सकता, सबके लिए चलना चाहिए एक ही उत्तर, वो 4 है। सबके लिए चलने वाला बंदा सिर्फ 4 है। तो गुणा करें, पहले इन दो मैट्रिक्स की गुणा कर लें। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करते ही हो गया 2x, ये हो गया -9। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली ही पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया 4x। दोबारा से गुणा, x इंटू 2x माइनस 9 प्लस 4x इंटू 9। x का मान 0, x का मान 0, या x बराबर -27/2। क्या कहां पे नहीं आया क्या? दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये हो गया 2x माइनस का 9, और ये हो गया 4x 0, फिर x 8, अच्छा 8 था वो।
8। माइनस का 23/2। नहीं, एक x बराबर 0 है, एक x बराबर माइनस का 23/2 है, दोनों प्लस माइनस नहीं है। एक 0 है और एक माइनस का 23/2 है। अब इसमें अभी यहाँ पे x का मान लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। इसको भी हम x के मान के साथ चलने देते हैं, लेकिन अभी अगर x का मान रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। थोड़े से नंबरों को हल्का कर लेते हैं, थोड़े से नंबरों को कम करने पर। कैसे? जैसे वो वाले नंबर ज्यादा बड़े हैं, 4, 8, 14, या तीसरा कॉलम 7, 10, 14 ये बड़ा है, तो तीसरी रो को कम कर लेते हैं। R3 माइनस R3 में से R2 घटा दो और R2 में से R1 को घटा दो, ताकि थोड़े से नंबर छोटे हो जाएं। पहले R3 में से R2 घटाओगे तो x + 7 गया, ये बचा आपका 4, 10 में से ये बचा 5, 14 में से 8 गया, ये बचा 6, फिर इसमें से घटाओगे ये बचेगा 2, ये बचेगा 3 और ये बच जाएगा 4। अब कोई x का मान रख लो और फिर ऑप्शन और वो दोनों चेक कर लो। x का मान 0, 0 मत रखना वरना दो ऑप्शन टकरा जाएंगे। 0 पे दो ऑप्शन टकरा जाएंगे, इसलिए x बराबर 1 ट्राई करते हैं। x बराबर 1 पर ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 18 माइनस 20, 3, माइनस का 2। यार बंदे ने फंसा दिया, ये नन ऑफ दीज आता है ना, ये मरवा देते हैं। ये उत्तर तो नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि क्या -2 होगा। अब ये ऑप्शन नहीं होता ना नन ऑफ दीज, तो मैं टिक लगा देता आराम से -2 पे। अब इसमें मुझे और एक ट्राई करना पड़ेगा, एक और ट्राई। वैसे तो ऐसे हमारे साथ कौन खेलेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है -2 ही होगा, लेकिन ये नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन जब आ जाता है ना, ये वाला, तो ये डाउट पैदा कर देता है। एक बार और क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। अब एक काम करते हैं, x बराबर और एक पॉइंट से चेक कर लेते हैं, -2 से। x बराबर -2 रखने पर, जिससे क्या होगा, -2 रखने पर ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +2 हो गया, 2, -2 ही आ रहा है। ठीक है, हम वैसे बिना मतलब में शक करते हैं। कभी ऐसा अभी तक कभी कोई सवाल ऐसा आया नहीं जिसमें वो बंदा हमारे साथ खेलना चाहे, है ना। देखो गेम खेल सकता है, नन ऑफ दिस के चक्कर में वो गेम खेल सकता है। वो कहता है अच्छा तुम एक रख के उत्तर निकालोगे, लो हम एक बार जो जिस पे भी एक आता है, एक पे जो भी उत्तर आता है वो उत्तर ऑप्शन नंबर ए में डाल देंगे, ताकि तुम एक से निकालो,
हम तुझे फंसाने के लिए जाल बिछा के रखेंगे। लेकिन कभी भी आपने देखा हो सकता है ऐसा बढ़िया सवाल बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। हर बार हम डाउट करते हैं, फिर डाउट फेल ही हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ निकलता नहीं है, जबकि हो सकता है, जगह खाली है इसकी, आराम से चाहे तो षड्यंत्र कर सकता है कि आओ पेपर बनाने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला x बराबर 1 से उत्तर निकाल ले, फिर उसको उत्तर को ऑप्शन नंबर ए में डाल दे, और 2 पे कोई और उत्तर आ रहा हो जिससे फिर वो तो केवल 1 के लिए सही हुआ, 2 के लिए कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ और होगा, तो सही आंसर नन ऑफ दीज होगा, तो वो फिर फंस जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल हम अपने पेपर बनाने वालों पे विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग इस तरह के कोई षड्यंत्र अभी तक तो कभी देखने को मिला नहीं है। अब आगामी भविष्य में क्या होगा वो तो क्या पता। मेरे से गलती हुई है, बिल्कुल हो सकती है, मेरे से गलती पक्की हो सकती है मेरी गलती की तो जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। हो सकता है कोई गलती कर दी, लेकिन दोनों से -2 आया तो मैं थोड़ा कंफर्म हो गया कि हाँ मैंने सही किया होगा। एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी बराबर 0। इसका उत्तर होता है, बस वो एक बार और कंफर्म करना था। एक बार -2 आ गया ना, वो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो मैं कंफर्म करता ही नहीं। ठीक है, -2 हो गया, 3 ऑप्शन कट गए, 3 गलत हो गए, तो अपने आप ही चौथा सही हो गया, तब तो फिर कोई शंका बची ही नहीं। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब 2 गलत हो गए, 50-50 हो गया। अब ये 50-50 हो गया तो सवाल फंस गया। 50-50 में आप फंस जाते हो, गया नन ऑफ दीज तो नहीं हुआ, क्या पता जाल बिछाया हुआ हो, क्या पता फंसाने के लिए बनाया हुआ हो, तो वहां पे फिर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन को और ट्राई करना पड़ता है। इसलिए वो x बराबर -2 या कुछ ऐसा रखा जिससे चेक हो जाए। 1 बटा ए, 1 बटा बी, 1 बटा सी किसके बराबर आएगा? नन ऑफ दीज आ रहा है क्या? जल्दी से खोल लो यार, इससे क्या है, क्या इतना विज्ञान लगाना, सीधा ही खोल लो, इतना सही तो सवाल है। 1 + b, जितनी देर सोचेंगे इससे अच्छा तो खुल ही जाएगा ये। अब याद आया मुझे इसका उत्तर, ये आता है, फिर इसमें पूरे में हम ABC का भाग देते हैं, ये बराबर में लैम्डा चल रहा है, बराबर में लैम्डा चल रहा है। ABC हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाता है 1/1 + 1/a, 1 + 1/b, 1 + 1/c बराबर लैम्डा, ये आता है। जिसमें से ये आंसर जो है, अब उत्तर याद आया क्योंकि ये आपको NCERT में ये सवाल मिल जाता है, और 1 बटा ए, 1 बटा बी, 1 बटा सी बराबर 0। थोड़ा सा टाइम बच जाता, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे था कि हाँ भी ऐसा सवाल जो आता है ये मिल जाता है आपको, ये कई बार मिलता है, बार मिलता है, तो इसका उत्तर याद होता है कि ABC आता है। फिर मुझे कंफ्यूजन होता है, 1 भूल रहा था मैं, ABC याद था कि ABC बाहर आता है, ब्रैकेट में 1 बटा ए, 1 बटा बी, 1 बटा सी आता है, लेकिन वो +1 आता है या -1 आता है, उसको लेके कंफ्यूजन था। ये +1 आता है, +1, 1 + 1/a, 1/c, और बाहर ABC आता है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर ये सारणी का आपको कहीं भी दिखे तो याद रखिएगा इसका मान क्या आता है, ABC ब्रैकेट 1/a, 1/b, 1/c, ताकि टाइम बचे, ऐसे रिजल्ट नोट डाउन कर लो,
है ना, इस टाइप के रिजल्ट है ना वो बना के रख लो, ताकि क्या जब भी ये सवाल दोबारा आएंगे, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और रूप बदल के दोबारा आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं फिर से मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो आपको पता होगा कि इसका मान ये आता है, फिर सवाल में जो कुछ दे उसमें ये डालो और आपका सवाल जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट है ना, नोट डाउन जरूर करो, यही तो काम की चीज है। जो आपकी शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक यही होती है, इसी को शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। आपको ये रिजल्ट याद होते हैं, आप सवाल में सीधा सीधा आपको एक एज मिल जाती है, आप जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं, आप 2-3 स्टेप आगे बढ़ गए किसी से और के मुकाबले। वो एक निकाल रहा है, एक को याद है, फायदा तो मिलेगा ही। ठीक है,